सेल्फ राकेश कुमार यादव। आज हम लेकर आए हैं वीडियो सेकेंड पार्ट गति, जो कि फिजिक्स का चैप्टर था, हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं कि कुछ टॉपिक जो कल बचे हुए थे उनके बारे में। तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे तो उसकी एक रेफरेंस देख लीजिए। पहला तो हमको पढ़ना है इसमें संवेग संरक्षण के नियम। संवेग संरक्षण के नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? ये कहता है कि किसी भी निकाय का कोई ऐसे पिंड है, इस पिंड में अलग अलग कण है, इस पिंड में अलग अलग कण है और अलग अलग द्रव्यमान है। जैसे ये पिंड है तो इसमें अलग अलग क्या है, ये कण है। तो अगर इनके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो इनके जो संवेग हैं वो क्या होते हैं, नियत होते हैं। यानी कि स्टेटमेंट क्या है, वो ऐसा है कि बाह्य बल के अभाव में या अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का जो संवेग होता है वह नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ठीक। अब ये संवेग क्या होता है? तो ये होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान m होता है और वेग v होती है और संवेग p होता है। ठीक। तो अगर ऐसा ही मान लीजिए कि ये m1 पार्टिकल है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये m5 है, ऐसे n है। कितने हैं? n। तो जो पूरा संवेग होगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डैश mn/vn। तो ये जो टोटल होगा यानी कि P इनिशियल वो टोटल होगा P फाइनल। ये है संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि डेल्टा P इक्वल टू 0 या P इक्वल टू कांस्टेंट। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी निकाय के ऊपर अगर बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का पूरा संवेग क्या होंगे, नियत होंगे। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। ठीक है। तो इससे यहीं से एक नियम आता है कि टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो ये हमने देखा संवेग संरक्षण का नियम। ठीक। ये संवेग संरक्षण का नियम है। अब हम इसके बाद देखना चल रहे हैं आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग। अब हम देखने चल रहे हैं आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। क्या होता है आवेग? जब कोई बल किसी भी पिंड पे बहुत कम समय के लिए आरोपित किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आवेग। जैसे मम्मी ने गुस्से में आपको एक चाटा मार दिया तो गाल पे जब बल आरोपित हुआ
तो क्या ज़्यादा समय के लिए था? नहीं, बहुत कम समय के लिए आरोपित हुआ। तो वहाँ पे आवेग जनरेट होता है। इसे आवेग जो होता है वह क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू डेल्टा टी। ये जो फोर्स होता है ये स्मॉल टाइम के लिए आरोपित होता है। ये स्मॉल टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाई इन स्मॉल टाइम सर्टेन ऑब्जेक्ट is called impulse। या ऐसा कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम is called impulse। यानी कि फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। अब हम नेक्स्ट देखने चल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? जब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर बल कार्य करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल, क्या बोलते हैं उसको? अभिकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो बल होती है, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर ये ऑर्बिट है, ये इसका सेंटर है। m द्रव्यमान का कोई पिंड क्या हो रहा है? v वेग से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? v वेग से सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है और सेंटर से इसकी रेडियस कितना है? r है। तो इस पे जो लगने वाला जो बल होगा, फिर से सुनिए, जब किसी सर्कुलर मार्ग पे m द्रव्यमान का वस्तु v वेग से गतिमान होता है और सेंटर से उसकी दूरी रेडियस r हो, तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इसकी जो दिशा होती है वह किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर होती है। किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि हमेशा केंद्र की ओर होती है। परिधि से केंद्र की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक, तो यदि m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट या वस्तु v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो लगने वाला बल जो होगा, क्या होगा? लगने वाला बल F क्या होगा? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और यही जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। क्या होता है? तो तीनों को मिला के यहाँ पे एक डेरिवेशन आती है mv²/r। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूटन। या अगर ऐसे यूनिट बताएंगे तो इसको केजी, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो केजी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, एक और यूनिट ये हो जाएगा। ठीक, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इसका एक और यूनिट हो जाएगा। तो ये हमने देखा अभिकेंद्रीय बल। अब देखने चलना है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अच्छा, इसकी दिशा क्या होती है? लिख लीजिएगा, इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। ठीक, और ये कौन सी राशि? सदिश की अदिश?
तो ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? ये अदिश राशि होती है। अब हम देखने चल रहे हैं नेक्स्ट, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, वो अभिकेंद्री था, ये अपकेंद्रीय है, याद रखिएगा। ये अपकेंद्रीय बल है। ये कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स। ये एक स्यूडो फोर्स है। क्या है ये? स्यूडो फोर्स है, यानी कि ये कोई फोर्स नहीं है, बस ऐसा माना गया है कि एक बल है। तो जब कोई भी बल वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने वाले किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह एक स्यूडो फोर्स है। इसकी दिशा केंद्र से अपोजिट साइड में होती है, यानी कि टुवर्ड्स द पेरीफेरी होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई मौत का कुआं है। क्या है ये? ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक, तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल काम ऐसे ऐसे इसको घुमाया जा रहा है, ये राउंड राउंड शेप में है। तो यहाँ से जो इस डायरेक्शन में जो बल लगेगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो अपकेंद्रीय बल कहलाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका उदाहरण क्या होती है। क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से आएंगे। डेफिनेशन तो लिख ही लीजिए इसका, एक परिभाषा, उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखवाते हैं कि केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, परिधि की ओर लगने वाले बल, लगने वाले बल जो कि आभासी होता है, जो कि आभासी होता है, अब हम देखने चल रहे हैं कि इसका उदाहरण क्या है। ये कौन सी राशि है? तो ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। उदाहरण क्या हो जाएगा? मक्खन निकालने की मशीन, मक्खन निकालने की मशीन। मक्खन निकालने की मशीन। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका? हम जो वॉशिंग मशीन जो हम यूज करते हैं वो भी इसी के ऊपर है। कपड़े धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन। ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसी थियरी के ऊपर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कपड़े धोने की मशीन और वॉशिंग मशीन कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं? तो बताएंगे आप कि अपकेंद्रीय बल के नियम के हिसाब से काम करते हैं, या उनके ऊपर अपकेंद्रीय बल का नियम लगता है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं बल आघूर्ण। क्या पढ़ने चल रहे हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्री बल आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंट, फोर्स ऑफ मोमेंट, या मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से डिनोट किया जाता है। क्या होता है बल आघूर्ण? जैसे कोई भी, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसको किसी अक्ष के परितः घुमाएंगे तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगी? बल आघूर्ण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे घुमाएंगे तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो क्या होगा? टाउ होगा। या मान लीजिए यहाँ से इसको घुमाएंगे ऐसे पकड़ के,
तो क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। या ऐसा समझ लीजिए कि आप नल, जैसे पानी देने वाला जो नल होता है उसको आप ऐसे हैंडपम्प की जो नली डंडी होती है उसको आप ऐसे ऐसे करते हैं तो पानी आता है। तो जो जिस पॉइंट पे आप पकड़े हैं और एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अलॉन्ग ऊपर नीचे वो करता है, तो वो जो पॉइंट होती है एक फिक्स त्रिज्या की लेंथ होती है, यानी कि किसी अक्ष के परितः घुमाने को क्या कहते हैं, बला घूर्ण। जैसे दरवाज़ा हम खोलते हैं तो एक हिस्से को धक्का देते हैं और एक अक्ष होता है जिसके एक दरवाजे का हिस्सा फिक्स रहता है और यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर आगे पीछे करके खोलते हैं। तो ये जो अक्ष है इसी अक्ष को बोलते हैं निश्चित अक्ष के परितः घुमाना। ठीक है, तो किसी निश्चित अक्ष के परितः वस्तु को घुमाने पर लगने वाला बल मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर। और ये क्या है, एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं इसकी दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा लगने वाला जो बल है उसकी उससे लंबवत होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दरवाज़ा है, ठीक है, ये फिक्स एस शेप है और ये मान लीजिए यहाँ तक है दरवाज़ा। तो यहाँ पे आपने कोई खोलने के लिए जो लगाए होंगे, तो यहाँ से जो लंबवत दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर होती है। इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे एफ। तो जो टाउ होगी इसकी डायरेक्शन लगने वाले बल के लंबवत होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, अब हम देखने चल रहे हैं नेक्स्ट। मशीन, जिसको बोलते हैं सरल मशीन भी जिसको कहते हैं। सरल मशीन क्या होती है, सरल मशीन ये कौन सी मशीन है, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन एक तरीके का एक युक्ति होता है, मेथड होता है, जिसके द्वारा हम किसी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, जैसे किसी भार को उठाना हो या किसी चीज़ को रोकना हो, तो एक नियत पॉइंट पे बल लगा के उस काम को हम करते हैं। ये जो सरल मशीन होती है ये 3 टाइप की होती है। ठीक, वो कौन कौन सी होती है उसको जानते हैं, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं ये सरल मशीन क्या होती है। तो लिख लीजिए इसके बारे में। यह एक युक्ति होती है। क्या होती है, युक्ति या मेथड होती है। युक्ति होती है जिसके द्वारा एक फिक्स पॉइंट पर, एक फिक्स बिंदु पर बल लगाकर कार्य को आसान किया जाता है। कार्य को आसान बनाया जाता है। कैसे, भार को उठाने में किसी बल को रोकने में, तो ये क्या होती है, सिंपल मशीन में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे घिरनी हो गया, ठीक है, फिरकी हो गया, उत्तोलक हो गया, तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। एग्जांपल में क्या होंगे, उदाहरण में घिरनी, उत्तोलक, ये सब क्या हो जाएंगे इसके, स्क्रू गेज, स्क्रू
आनत तल। जैसे आनत तल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम है और जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है ऊंचाई पे, तो ऐसा सिस्टम होगा, इसके ऊपर हम लगा देंगे, आराम से सड़क के नीचे चला जाएगा। तो ये होता है मशीन की खासियत। अब हम जानते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक प्रकार का सिंपल मशीन है और ये 3 टाइप का होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो क्या होता है उत्तोलक? लीवर जिसको बोलते हैं उत्तोलक। क्या होता है उत्तोलक? लीवर। लीवर एक प्रकार का एक छड़ की तरह एक छड़ होता है जिसमें मजबूत, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को हम उठाने का, किसी भार को उठाने का काम करते हैं। ठीक, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है, तो एक फिक्स पॉइंट को अलोंग क्या होता है, वो मूव करता रहता है। इसमें 3 कंपोनेंट होता है, आलंब, भार और आयास। तो आलंब क्या होता है? जिसके पहिया वो घूमता है। भार क्या होता है? जिसको हम उठाते हैं। आलंब क्या होता है? इस पर बल आरोपित किया जाता है। तो उत्तोलक के बारे में लिख लीजिएगा। उत्तोलक एक मशीन है जो स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकता है। उत्तोलक के भाग, इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन कौन? आलंब, आयास और भार। तो आलंब क्या होता है? आलंब को बोलते हैं फलक्रम। फलक्रम तो वह पिंड यानी कि वह स्थान जहाँ से बल आरोपित किया जाता है उसको बोलते हैं आलंब। कि जिस बिंदु पर के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र पूर्वक घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं? आलंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से एक, अब इसके पहिया घूम रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट के यहाँ पे जो काम करता है वो आलंब होता है। क्या होता है? और यहाँ पे आयास होता है और यहाँ पे एक भार होता है। तो जहाँ पे हम बल आरोपित करते हैं वो आयास हो जाएगा और जिस पॉइंट के तहत घूमता है वो आलंब हो जाएगा। और जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, भार उठा रहे हैं या किसी को रोक रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कहेगा, वो भार हो जाएगा। भार को लोड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फलक्रम। फलक्रम। तो फलक्रम क्या है? जिस बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक उत्तोलक गति करता है उसे आलंब कहते हैं। ठीक। अब हम देखने चल रहे हैं आयास। आयास क्या होता है? जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है, जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। आयास
कहते हैं। अब नेक्स्ट है, आयास को हम एफर्ट भी बोलते हैं। भार या लोड। लोड क्या होता है? जिस बिंदु से भार को उठाया जाता है, भार को उठाया जाता है या रोका जाता है, रोका जाता है, उसे हम लोड कहते हैं। ये हो गए हम उत्तोलक के 3 कंपोनेंट। कौन कौन? आयास, आलंब और भार। ठीक है। अब नेक्स्ट देखने चलते हैं कि उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इसमें क्या होता है? जो आलंब होता है, आलंब आयास और भार के बीच में होता है, बीच में होता है। जो आलंब होता है, आलंब ये आयास और भार के बीच में होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक मान, इनका यांत्रिक मान क्या होता है? एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक। अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अच्छा, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें सीडेसी आता है, सीडेसी। और क्या क्या आता है? सरावती, सरावती, ये सब इसके अंदर आते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इसमें भार, आयाम और आयास के बीच में होते हैं। आलंब आलंब और आयास के बीच में होते हैं। इनका यांत्रिक मान कितना होता है? इस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक मान जो होता है वो 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आयास होता है, आयास भार और आलंब के बीच में होता है। आलंब के बीच में होता है। इसका यांत्रिक मान कितना होता है? इनका यांत्रिक मान जो होता है वो सदैव 1 से कम होता है। ये सदैव 1 से ज़्यादा होते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये हमने देखा
उत्तोलक और उसके टाइप। अब हम देखने चल रहे हैं नेक्स्ट बल और संतुलन। संतुलन की जो अवस्था होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। तो हम देखने चल रहे हैं नेक्स्ट। तो हमने ये उत्तोलक देखा और उसके प्रकार। जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसमें एक और उदाहरण आते हैं, जैसे कि एक पहिए की जो कूड़ा ढोने की जो मशीन होती है वो, और नींबू निचोड़ने की जो मशीनें होती हैं देखे होंगे, वो सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। अब हम देखने चल रहे हैं गुरुत्व केंद्र। क्या देखने चल रहे हैं? गुरुत्व केंद्र। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु के जो संपूर्ण द्रव्यमान जिस पॉइंट पे केंद्रित होता है उसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे किसे कहते हैं? डिफिनेशन क्या है? किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र होते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक। तो या इसके दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये जो गुरुत्व केंद्र होता है यह क्या होता है? थोड़ा सा नीचे होता है, और चाहे जिस पोजीशन में इंसान को लेटा दिया जाए, सुला दिया जाए या खड़ा किया जाए, गुरुत्व केंद्र हमेशा क्या होता है? सेम होता है। वो किसी के पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब हम देखने चल रहे हैं संतुलन। संतुलन क्या होता है? संतुलन 3 प्रकार का होता है। संतुलन क्या होता है पहले तो ये तो जाने। संतुलन के प्रकार। स्टेबिलिटी, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम होती है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है स्थायी संतुलन और एक होता है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन ये क्या होता है? स्थायी और अस्थायी संतुलन। जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु रखी गई है, उसको अपने स्थान से विस्थापित कर दीजिए। किसी भी वस्तु को उसके स्थान से विस्थापित करने के बाद अगर वह पुनः अपने स्थान पे आ जा रही है तो वो कौन सा संतुलन होगी? अस्थायी संतुलन होगी। चलिए इसको देख लीजिए। जब किसी वस्तु को उसके स्थान से विस्थापित किया जाए और पुनः वह अपने स्थान पर वापस आ जाए
तो ऐसे संतुलन को क्या बोलते हैं? स्थायी संतुलन। और यही काम अस्थायी संतुलन में नहीं होगा। ठीक, तो स्थायी संतुलन में क्या होगा? किसी वस्तु को उसके स्थान से विस्थापित कर देंगे, तो जैसे ही वो बल हटाएंगे तो वह वस्तु अपने स्थान पे आ जाएगा। और अस्थायी संतुलन में क्या होगा? कोई वस्तु होगा, उसको उसके स्थान से बल लगा के हटाएंगे, तो जैसे ही वो बल आप हटाएंगे तो वो वस्तु अपने स्थान पर वापस नहीं आएगी। तो ऐसे संतुलन को क्या बोलते हैं? अस्थायी संतुलन। ठीक, यानी कि ये वाला काम इसमें नहीं होता है। ओके, ये होती है संतुलन के प्रकार, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दो टाइप का है। तो इसमें लिख लीजिए वही बात कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है और वह अपने स्थान पर पुनः वापस नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक देखा स्थायी और अस्थायी संतुलन। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।